गुड मॉर्निंग टू ऑल नर्सिंग ऑफिसर। आज के ये टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का प्रीवियस ईयर OSSC नर्सिंग ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का, वो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2020 का हम लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। तो 2020 और 2023 का क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, तो 2020 का जो क्वेश्चन है वो 5, 6, 7 क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है 2023 में। और 2020 का जो पैटर्न था, ठीक है, हम लोग का वो थोड़ा सिंगल लाइनर क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब इजी तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट टाइप का था। लेकिन 2023 का जो क्वेश्चन है वो उसको एनक्लेक्स पैटर्न, जैसे कि सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिया है, वो सिंपल क्वेश्चन को भी एक सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अभी अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मैं भी वो एनक्लेक्स पैटर्न का क्वेश्चन डाल सके, इसलिए प्रिपरेशन हम लोग एनक्लेक्स के हिसाब से करेंगे, ताकि जो भी अगर सिंपल में आया भी तो अच्छा, अगर एनक्लेक्स में आया भी तो आप लोग आराम से अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या था। तो हम लोग का जो ये 3 पार्ट रहता है, पार्ट 1 में हम लोग का अरिथमेटिक 10 क्वेश्चन रहता है, पार्ट 2 में रहता है हम लोग का इंग्लिश 5 क्वेश्चन। ठीक है, ये हम लोग का इंग्लिश है 5 क्वेश्चन पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में हम लोग का नर्सिंग का रहता है 85 क्वेश्चन। तो देखो इधर क्वेश्चन में लिखा गया है, मुझे बहुत सारा नर्सिंग ऑफिसर स्टूडेंट लोग कमेंट कर रहे हैं ग्रुप में, हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप में, और नहीं तो यूट्यूब का क्लास में कमेंट करते हैं कि JNM कैंडिडेट एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं। देखो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया है, डिप्लोमा इन JNM BSc नर्सिंग लोग का पेपर है। ठीक है, तो वो दिमाग से निकाल लीजिए कि JNM कॉलेज सिर्फ बंद हुआ है, जो गवर्नमेंट ने बंद किया है। ठीक है, लेकिन जो JNM प्राइवेट में जो चल रहा है, जो लोग प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, JNM कोर्स पूरा उड़ीसा से नहीं हटा गया है, तो JNM कैंडिडेट भी आराम से ये एग्ज़ाम को अटेंड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं 2023 का जो पेपर क्या था। तो एक एक करके देखते हैं, जल्दी ख़त्म करेंगे सेशन, उसके बाद हम लोग का प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना है। जैसा पैटर्न क्वेश्चन आया है 2 साल में, वही हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लोग का नर्सिंग का जो सिलेबस है वो ब्रॉड सिलेबस है, पूरा ब्रॉड अभी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है और जहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है और जो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी को हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आया था 2023 में। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, व्हिच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर पास्चुराइजेशन। तो डिलीवरी के बाद जो मिल्क सिक्रेशन होता है वो कौन सा हार्मोन के वजह से होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन को सेक्रेटरी हार्मोन बोला गया है, इधर सिक्रेशन बोला है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में मैं भी पूछ सकता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कौन करता है। ठीक है, तो व्हिच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये भी हम लोग का प्रोलैक्टिन है। ठीक है, तो प्रोलैक्टिन को प्रोडक्शन भी करता है और ये सिक्रेशन भी करता है, किसको, मिल्क को। ठीक है, तो क्लियर हो गया, प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन बोथ करता है हम लोग का प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, इधर एक ऑप्शन है देखो, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑप्शन डी में ऑक्सीटोसिन दिया है। तो ऑक्सीटोसिन का भी एक रोल होता है मिल्क ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग में, उसको बोलते हैं, एक मेडिकल टर्म है, उसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स।
तो ये जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है ये कौन सा हार्मोन करता है? ये करता है हम लोग का ऑक्सीटोसिन। तो इसका मतलब क्या होता है लेट डाउन रिफ्लेक्स? तो ये कैसे ऑक्सीटोसिन कैसा काम करता है? तो जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिक्रेशन करता है और वो आके हम लोग का ब्रेस्ट में स्टोर होता है मिल्क, ठीक है। तो जब भी हम लोग का जो बेबी है, ठीक है, जब भी शॉक करता है निपल को, तो क्या होता है ये जो ऑक्सीटोसिन है, ठीक है, हम लोग ने पढ़ा था ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है। तो ये क्या करता है हम लोग का जो ब्रेस्ट का जो मसल है, ठीक है, वो शॉक रिफ्लेक्स के वजह से एक्टिवेट होके ब्रेस्ट का जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, जो मिल्क है वो डाउनवर्ड में जाता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं लेट डाउन रिफ्लेक्स, ठीक है। ब्रेस्ट से निपल में जाके बेबी फीड करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन में भी अपकमिंग एग्जाम में एग्जामिनर पूछ सके, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ESR इज कंसिडर्ड टू बी द मेजर ऑफ फॉलोइंग ब्लड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ESR एक टेस्ट होता है, हम लोग करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ESR एक ब्लड टेस्ट है, कंसिडर्ड टू बी मेजर। तो हम लोग का जो ब्लड है, ब्लड का कौन सा प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए, फिजिकल प्रॉपर्टी को ESR टेस्ट करते हैं। तो ESR जो है, ESR के बारे में देख लेते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरिथ्रोसाइट, ठीक है। एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? हम लोग का रेड ब्लड सेल RBC को बोलते हैं, उसका सेडिमेंटेशन। तो हम लोग RBC कब करते हैं? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। ESR का जब भी टेस्ट होता है हम लोग कौन सा वायल लेते हैं? रेड वायल और क्लॉड वायल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये जो ब्लड का कौन सा प्रॉपर्टी को हम लोग एक रेड वायल में ब्लड लिया, ठीक है। तो क्या होता है, ये ESR टेस्ट में देखते हैं ये जो RBC है वो कितना जल्दी नीचे सेटल डाउन होता है, ठीक है, वही चेक करते हैं, और सीरम से अलग होता है। तो कौन सा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हम लोग का ब्लड का जो सस्पेंशियल प्रॉपर्टी है, RBC हो गया, बाकी सब, वो कितना जल्दी हम लोग का जो ट्यूब है नीचे सेटल डाउन होता है, उसे को चेक करने के लिए करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का ऑप्शन बी, ब्लड सस्पेंशियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 19, लाइट रे एंटर द आई इज कंट्रोल बाय। तो हम लोग का जो लाइट एंटर करता है आई में, ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है? हम लोग का प्यूपिल कंट्रोल करता है, ठीक है, प्यूपिल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन नंबर 20 फिर से रिपीट हुआ है, क्वेश्चन 2020 में भी आया था, और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो पेपर था, एंट्रेंस था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था। तो गैलस ट्रैक्शन, गैलस जो ट्रैक्शन है ये क्या है? एक स्किन ट्रैक्शन है, ठीक है। इसको दूसरा नाम से हम लोग ब्रेन ट्रैक्शन से भी जानते हैं, ब्रेन ट्रैक्शन। ये क्यों यूज होता है? यूज होता है हम लोग का फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट फीमर अगर होता है, शाफ्ट फीमर एरिया अगर फ्रैक्चर होता है तब हम इसको यूज करते हैं। ये कौन सा क्षेत्र में यूज होता है? हम लोग का
चिल्ड्रन के अगर फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट फेमर हुआ है तो यूज करते हैं। और हम लोग का जो हिप डिसलोकेशन और डिस्प्लासिया होता है तब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का जो गैलोस ट्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो बच्चा है वो सोता रहता है, उसका जो पैर है इधर ट्रैक्शन में दिया होता है। ठीक है, ये जो पैर होता है इसको ट्रैक्शन में ऐसे ऊपर झुलाया जाता है। ठीक है, तो ये एक स्क्रीन ट्रैक्शन है। ठीक है, हम लोग ट्रैक्शन के क्लास लेंगे और उसमें सब इमेज देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ट्रैक्शन का क्वेश्चन बहुत आ रहा है तो ये एक हम लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको में एग्जाम में भी और भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। ठीक है, चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एन इन्फेंट इज टू रिसीव थायरोक्सिन सोडियम 0.35 mg once a day orally. The medication is available in क्लेक्सिर फ्रॉम, अच्छा हमको एडवाइस किया है थायरोक्सिन, लेकिन जो अवेलेबल है वो क्लेक्सिर फॉर्म में है। वो कितना है, 0.25 mg/ml। हाउ मच क्लेक्सिर शुड द नर्स एडमिनिस्टर। तो हम लोग का ये जो ड्रग्स कैलकुलेशन का एक क्वेश्चन है, तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, डोज क्या होता है, पहला ऑर्डर डोज डिवाइड बाय अवेलेबल इन हैंड, अवेलेबल इन हैंड इन क्वांटिटी। ठीक है, यही होता है हम लोग का फार्मूला। तो हम लोग का जो ऑर्डर डोज कितना है 0.35 और अवेलेबल कितना है 0.25 mg, क्वांटिटी में ml है। ठीक है, तो 1 ml में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करने से आपका 1.4 आ रहा है, तो 1.4 ml हम लोग देंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हम लोग का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एज ए सेफ्टी अलर्ट द नर्स इज अवेयर द फॉलोइंग मेडिकेशन इज नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावेनसली। तो इसमें से कौन सा ड्रग्स है जो डायरेक्ट हम लोग बोलस नहीं देते। ठीक है, तो इसका सबको पता है, हम लोग पोटाशियम जो है केसीएल इंजेक्शन जो बोलते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट नहीं देते। ठीक है, केसीएल हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब अगर हम लोग डायरेक्ट बोलस दे दिया तो ये क्या करता है, अगर हम लोग बोलस दे दिया तो कैन कॉज एरिथमिया। ठीक है, कार्डियक एरिथमिया करता है, और एरिथमिया क्या करता है, कैन लीड टू कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम मैग्नीशियम है इनको बोलते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्रग्स बोलते हैं, और हाई अलर्ट ड्रग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन ड्रग्स। यू नीड टू बी डाइल्यूट दिस ड्रग बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये ड्रग्स देने से पहले क्या करना है, डाइल्यूट करना है। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड हमका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट, एक एबीजी का क्वेश्चन है। रिपोर्ट शो pH 7.25, ठीक है, pH 7.25, PCO2 35 एंड हम लोग का बाइकार्बोनेट है 20। तो इसका क्या डायग्नोसिस होगा। तो मेरा एबीजी का क्लास ऑलरेडी 4-5 पार्ट्स में है, बफर सिस्टम से लेके पूरा डिटेल से एबीजी का क्लास है। आप लोग वो क्लास देखिए, क्योंकि एबीजी का क्वेश्चन 1-2 डेफिनेटली आता है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें बोला है जो पीएच है हम लोग का, जो पीएच है वो नॉर्मल कितना है 7.35 से 7.45 है। ठीक है, तो 7.35 से कम होने से हम लोग एसिडोसिस बोलते हैं।
ठीक है, और 7.45 से ज़्यादा होने से बोलते हैं अल्कालोसिस। ठीक है, तो इसमें रिपोर्ट में क्या दिया है क्वेश्चन में, पीएच जो है वो 7.20 है, मतलब एसिडोसिस में है। तो अभी देखते हैं हम लोग का रेस्पिरेटरी कंपोनेंट में बाइकार्बोनेट कितना है, PCO2 35 है, तो ये नॉर्मल रेंज में है। और बाइकार्बोनेट क्या है हम लोग का, बाइकार्बोनेट है 20। बाइकार्बोनेट का जो नॉर्मल रेंज है कितना होता है 22 to 26, तो बाइकार्बोनेट कम है, तो इसका जो डायग्नोसिस होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर एक फ्लूइड कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ए क्लाइंट इज रिसीव टू 2000 ml of IV fluid in 12 hours. The drop factor is 10 drops per minute. At how many drops per minute should the flow rate be set? तो ये जो फ्लूइड कैलकुलेशन है, इसका जो फॉर्मूला है क्या है हम लोग का फ्लूइड कैलकुलेशन का, टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय टाइम इन मिनट इनटू ड्रॉप फैक्टर। ठीक है, तो इधर टोटल वॉल्यूम कितना है 2000 ml है, टाइम कितना है 12 आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 में कैलकुलेट करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और ड्रॉप फैक्टर कितना है 10 है। ठीक है, तो ये आप लोग का आएगा 2000 डिवाइड बाय 72, तो अप्रोक्सीमेट ये 27.7 समथिंग आएगा। तो 27.7 तो इधर है नहीं, तो 28 ड्रॉप्स जो ऑप्शन डी में है 28 ड्रॉप्स पर मिनट हम देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी जो 20 ड्रॉप पर मिनट है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर एक एवीजी का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एवीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम। तो एवीजी जब लेते हैं तो ब्लड कहाँ से लेते हैं हम लोग, आर्टरी से लेते हैं। ठीक है, एवीजी का फुल फॉर्म क्या है, आर्टेरियल ब्लड गैस है, तो हम लोग ब्लड कहाँ से लेते हैं, आर्टरी से लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि कॉमन आर्टरी कौन सा है फॉर एवीजी सैंपलिंग, वो है हम लोग का रेडियल आर्टरी। ठीक है, देन फेमोरल, देन ब्रैकियल। ठीक है, तो ये है सीक्वेंस, तो हम लोग आर्टरी से ब्लड लेते हैं। 25 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। when taking apical pulse, where should the nurse place the stethoscope? तो एपिकल पल्स हम लोग कहाँ से लेते हैं, एपिकल पल्स इसको सेंट्रल पल्स भी बोलते हैं, हम लोग हार्ट से डायरेक्ट हार्ट से मेजर करते हैं। तो कैसे करेंगे, स्टेथोस्कोप के मदद से यूज करते हैं। तो स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट कहाँ से होगा, फर्स्ट हम लोग का हार्ट जो लेफ्ट साइड में है, और इसका जो लोकेशन है एपिकल पल्स का, ठीक है, वो है हम लोग का 5th इंटरकोस्टल स्पेस ऑफ द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ऑप्शन बी जो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस एट द लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन जो है, वो लोकेशन में हम लोग स्टेथोस्कोप डाल के एपिकल पल्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। फॉर IM इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द नीडल इनटू द मसल एट द एंगल ऑफ। तो IM इंजेक्शन के लिए हम लोग नीडल का जो एंगल है वो कितना करते हैं, तो करेक्ट आंसर है IM इंजेक्शन देने के लिए हम लोग ऑप्शन डी में जो है 90 डिग्री में देते हैं। ठीक है, चलो बाकी सब थोड़ा देख लेते हैं।
90 डिग्री हो गया हम लोग का IM के लिए, ठीक है। 90 डिग्री एंगल हम लोग देते हैं IM के लिए। ये जो ऑप्शन ए में है 50 डिग्री एंगल, सॉरी 15 है, ये 15 डिग्री एंगल हम लोग देते हैं IB के लिए, सॉरी 15 डिग्री हम लोग देते हैं इंट्राडर्मल के लिए, ठीक है। 10 to 15 डिग्री देते हैं इंट्राडर्मल के लिए, और 25 डिग्री देते हैं हम लोग IB के लिए, और 45 डिग्री देते हैं हम लोग सबक्यूटेनियस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 90 डिग्री वाला पूछा है जो IM के बारे में पूछा है, मैं भी बाकी तीनों अपकमिंग एग्जाम में पूछ सकता है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूट्रिएंट दैट प्रोवाइड द बॉडी प्रीफर एनर्जी सोर्सेस। तो कौन सा न्यूट्रिएंट हम लोग का एनर्जी सोर्स के हिसाब से बॉडी में यूज होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है कार्बोहाइड्रेट। हम लोग का जो कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके क्या होता है, एनर्जी सोर्स के हिसाब से काम करता है। कौन सा, हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये मैं जिस स्टूडेंट से लिया है, जिस नर्सिंग से क्वेश्चन लिया है, वो ऑप्शन बी दिया है, प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है जो एनर्जी सोर्स के हिसाब से यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए नर्स ऑब्जर्व दैट द फिंगर ऑफ द कास्टेड forearm of a patient with fracture ulnar are pale, cool and capillary refills is delay, ठीक है। क्या हो रहा है, एक फिंगर फ्रैक्चर है एक पेशेंट का, तो उसमें क्या किया गया है, कास्ट दिया गया है, ठीक है। तो ये हाथ है, तो इधर हम लोग का कास्ट फ्रैक्चर के वजह से कास्ट अप्लाई किया गया है। तो कास्ट में क्या हुआ है, जब नर्स नोटिस किया कि इसका जो फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर एरिया में क्या हो रहा है, पेल दिखाई दे रहा है, पेल कूल सेंसेशन है, और हम लोग का जो कैपिलरी रिफिल्स है, कैपिलरी रिफिल्स जो है वो डिले है, मतलब 3 सेकंड से मतलब ज़्यादा टाइम ले रहा है, 2 to 3 सेकंड से कैपिलरी रिफिल्स आ जाना चाहिए पिंक कलर में। तो पिंक कलर भी नहीं है और पेल कलर है, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कास्ट है, ये इस एरिया में फिंगर में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने के वजह से ये पेल दिखाई दे रहा है और कूल हो गया है, और हम लोग का जो कैपिलरी रिफिल जो है वो डिले हो रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है नर्व इम्पेयरमेंट इज डिले, नहीं, नर्व होने से क्या होता है, हम लोग का अगर नर्व इम्पेयरमेंट होता है तो पारास्थेसिया होता है, ठीक है। पारास्थेसिया मतलब हम लोग का जो हाथ का जो सेंसेशन है वो कम हो जाता है, हम लोग फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है, टच को भी फील नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और ये जो ये जो कूल है वो हॉट, अगर टच करेंगे तो हॉट आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द फिंगर इज रिड्यूस, यही करेक्ट आंसर है। हम लोग का जो आर्टेरियल सप्लाई है कास्ट के वजह से कंप्रेस होके ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो गया है, जिसके वजह से ये सब सिम्टम्स दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी में नॉर्मल है ही नहीं, वेनोस्टासिस भी नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, वाइल गिविंग एनजी ट्यूब फीडिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। तो आप लोग अगर आरटी फीडिंग दे रहे हो, ठीक है, राइस ट्यूब फीडिंग दे रहे हो, तो कौन सा हम लोग का नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए जो कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करे, राइस ट्यूब फीडिंग का जो कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करे। तो मेन राइस ट्यूब फीडिंग का जो कॉम्प्लिकेशन है वो है एस्पिरेशन, ठीक है। मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है राइस ट्यूब फीडिंग का, वो है एस्पिरेशन। मे भी ट्यूब डिसलॉक के वजह से हो सके, नहीं तो हम लोग अगर प्रॉपर पोजीशन नहीं देते हैं तो
हम लोग का एस्पिरेशन होने का चांस रहता है। तो आंसर क्या है क्वेश्चन में, ऑप्शन क्या है, एडवांस ट्यूब 2 सेंटीमीटर नहीं करना है। नेक्स्ट ऑप्शन बी में पूछा है फ्लश विथ एयर, ये कभी भी नहीं करना है, ठीक है, कभी भी एयर नहीं देना है। प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजीशन, ये करेक्ट आंसर है। प्लग एयर विथ वेन ड्यूरिंग फीडिंग, नहीं ये भी एयर नहीं देना है, ये भी गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोवाइड हाई फॉलोअर पोजीशन। और ये जो हाई फॉलोअर भी दिया है एक्चुअली राइल्स ट्यूब फीडिंग का, एक्टिव फीडिंग का जो पोजीशन है वो होता है हम लोग का सेमी फॉलोअर पोजीशन में देते हैं, सेमी फॉलोअर पोजीशन में देते हैं, जो कि 30 to 45 डिग्री एंगल में होता है। तो ये भी एक हाई फॉलोअर पोजीशन का एक टाइप है, इसलिए वो हाई फॉलोअर पोजीशन दे दिया। एक्चुअली हाई फॉलोअर पोजीशन में, ठीक है, हम लोग का जो हाई फॉलोअर पोजीशन है उसमें हम लोग राइज ट्यूब इंसर्शन करते हैं, ठीक है। हाई फॉलोअर जो पोजीशन है वो यूज होता है आरटी इंसर्शन के टाइम में, ठीक है। तो ऑप्शन इसी क्वेश्चन के हिसाब से, बाकी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, हाई फॉलोअर पोजीशन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ऑल ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन आर करेक्ट व्हेन यूजिंग जेड ट्रैक मेथड ऑफ ड्रग्स, ठीक है। तो जेड ट्रैक जो मेथड है वो हम लोग डीप आईएम में देते हैं, ठीक है, डीप आईएम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, जेड ट्रैक मेथड में देते हैं। तो इसमें से कौन सा इंटरवेंशन गलत है वही पूछा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग जेड ट्रैक मेथड में इंजेक्शन देते हैं, कोई आयरन हो या जो भी इंजेक्शन हम लोग दे रहे हैं, तो ये इंटरवेंशन कौन सा गलत है उसमें से। प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट विथ अल्कोहल, ये ठीक है, करेक्ट है, प्रिपेयर करना है पहले। यूज नीडल दैट एटलीस्ट 1 इंच लॉन्ग, हाँ ये भी करेक्ट है क्योंकि हमको डीप आईएम देना है। एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। कोई ब्लड वेसल में हम लोग प्रिक किया कि नहीं वो कंफर्म करने के लिए हम लोग एस्पिरेट करते हैं बिफोर एडमिनिस्टर द ड्रग्स। रब द साइड वैग्रोसली आफ्टर इंजेक्शन प्रोमोट एब्जॉर्प्शन, ये गलत है, ठीक है, ये गलत इंटरवेंशन है। हम लोग आईएम इंजेक्शन देने के बाद हम लोग कभी भी वाइग्रोसली रब नहीं करते, ठीक है, ये अवॉइड करना है। इंजेक्शन का जो प्रोमोट एब्जॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है हम लोग का उसी एरिया में कितना मात्रा में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ब्लड फ्लो का ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन, ना कि हम लोग अगर रब कर दिया तो इंजेक्शन आप लोग का जो आईएम दिया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो ये हम लोग का गलत इंटरवेंशन है। लेकिन 31 क्वेश्चन का एक्सपेक्ट पूछा है तो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं हम लोग का ऑप्शन डी को करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है नर्स इज अबाउट टू कैथेटराइज ब्लैडर ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी, शी शुड बी अवेयर दैट ऑल द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट फीमेल यूरेथ्रा आर ट्रू एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्ट पूछा है। तो एक नर्स फीमेल कैथेटर करने जा रहा है, तो यूरेथ्रा के बारे में कौन कौन सा ये जो ऑप्शन करेक्ट है एक को छोड़ के, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है पहले इट इज अबाउट 1.5 इंच लेंथ, करेक्ट है। इट पोस्टीरियर टू द वेजिना, नहीं ये गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है रिगार्डिंग हम लोग का जो यूरेथ्रा है, ठीक है। इट पेस्ट तो द यूरोजेनिटलिया डायग्राम, हाँ ये यूरोजेनिटलिया डायग्राम में प्रेजेंट है। और इट इज स्ट्रेट ऑफ फॉर माइनर रेसिस्टेंस फॉर कैथेटराइजेशन, ठीक है। यूरेथ्रल का थोड़ा माइनर रेसिस्टेंस होता है उसके
थोड़ा नैरोई की वजह से, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर और वेजिनल ओरिफिस हम लोग का जो लिविया मेजोरम में जो रहता है, ठीक है, तो इधर हम लोग का वेजिनल ओरिफिस इसके जस्ट एबव में रहता है हम लोग का क्या है, यूरेथ्रा। तो इसका एंटीरियर पार्ट में हो गया हम लोग का यूरेथ्रल का पोजीशन। तो पोस्टीरियर नहीं है, ठीक है, पोस्टीरियर मतलब पीछे, पीछे नहीं रहता है, इसका एबव रहता है एंटीरियर पार्ट में, तो उसको बोलते हैं एंटीरियर पोजीशन ऑफ द यूरेथ्रा फ्रॉम द वेजिना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, टू डू परकशन एंड पोस्चरल ड्रेनेज ऑफ लंग्स इन ब्रोंकियोएक्टाइटिस व्हाट बॉडी पोजीशन ऑफ द पेशेंट ए नर्स शुड यूज। तो ब्रोंकियोएक्टाइटिस हुआ है एक पेशेंट को, तो उसका हम लोग क्या करना है, पोस्चरल ड्रेनेज करना है, ठीक है, और परकशन भी करना है। परकशन मतलब हम लोग जो बैक में, पेशेंट का बैक में स्लैप देते हैं, ठीक है, स्लैप करते हैं, परकशन बोलते हैं उसको, टैप करते हैं, परकशन करना है और पोस्चरल ड्रेनेज करना है। तो कौन सा पोजीशन देंगे, ऑप्शन में है सुपाइन, प्रोन पोजीशन, डेकुबाइटस पोजीशन और सेमीफेलर पोजीशन। तो हम लोग प्रोन पोजीशन में पोस्चरल ड्रेनेज करेंगे, ठीक है। प्रोन पोजीशन में क्या रहता है, पेशेंट जो है चेस्ट के, ठीक है, चेस्ट के बल्स में इधर सोएगा और इधर उसको एक एब्डोमेन एरिया में एक पिलो देना है ताकि चेस्ट डाउन में रहे, ठीक है। तो चेस्ट इधर रहा, अब एब्डोमेन में एक पिलो देने से चेस्ट डाउन में रहने से क्या होगा, हम लोग का पोस्चरल ड्रेनेज प्रॉपरली होता है और हम लोग इधर बैक में परकशन दे सकें, ठीक है। तो प्रोन पोजीशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्बो इज डैश टू द रिस्ट। तो एल्बो क्या है, हम लोग का प्रोक्सिमल पार्ट है रिस्ट से, ठीक है, किससे, रिस्ट से ये प्रोक्सिमल है, ठीक है। अगर डिस्टल देखे तो अगर इधर एल्बो के जगह पे हम लोग का आ जाता शोल्डर, ठीक है, तब हो जाता हम लोग का डिस्टल, ठीक है। तो एल्बो पूछा है, तो जस्ट एल्बो में हम लोग का रिस्ट कनेक्ट हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, गीता रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, जिसको रिकवरी यूनिट बोला है, विथ ए नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब इन प्लेस फॉलोइंग ए गॉल ब्लैडर सर्जरी, शी कंटिन्यू टू कंप्लेन ऑफ नोजिया, व्हिच एक्शन वुड द नर्स टेक। तो क्या हुआ है, एक पोस्ट एनेस्थीसिया यूनिट में कौन काम कर रहा है, गीता काम कर रहा है। एक पेशेंट आया है, रिसीव किया है, जिसका गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ है और नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा हुआ है, लेकिन जो पेशेंट है वो फ्रीक्वेंटली कंप्लेन कर रहा है, बार बार कंप्लेन कर रहा है, कंटिन्यूस कंप्लेन कर रहा है कि उसको वोमिटिंग टेंडेंसी आ रहा है। तो क्या हम लोग का जो नर्सिंग ऑफिसर गीता है वो क्या एक्शन लेगा, ठीक है। कॉल द फिजिशियन इमीडिएटली, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्टर प्रेस्क्राइब एंटीएमेटिक, ये भी हम लोग का नर्सिंग रोल में बाद में आता है, तो प्रायोरिटी पूछा है, तो कौन सा एक्शन फास्ट करेंगे। चेक द पेटेंसी ऑफ नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक्चुअली जो गॉल ब्लैडर सर्जरी हुआ है, ठीक है, सर्जरी के बाद उसको जो सिक्रेशन है स्टोमक में और जो फ्लूइड भी डाला जाता है उसको निकालने के लिए हम लोग राइल्स ट्यूब कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, और एक बैग में राइल्स ट्यूब को कनेक्ट करते हैं ये स्टोमक कंटेंट को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। जितना सपोज अगर ब्लीडिंग भी हो रहा है और जो वॉश करने के बाद अगर कुछ फ्लूइड भी रह जाता है उधर, तो उसको निकालने के लिए हम लोग राइल्स ट्यूब डालते हैं।
अगर वो इधर ब्लॉक हो जाए, ठीक है, किसी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो क्या होगा, ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन रह के पेशेंट को नोजिया फुल होगा। ठीक है, तो हमको पहले वो चेक करना है कि राइस ट्यूब का जो पेटेंसी है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें पोजीशन चेंज करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर वॉमिटिंग हो गया है तो हम पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में दे सकते हैं, लेकिन पेशेंट ने कंप्लेंट करा कि उसको नोजिया जैसा फील हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35. A client is scheduled for a bronchoscopy. When teaching the client what to expect afterward, the nurse highest priority of information would be. ठीक है, तो एक क्लाइंट आया है ब्रोंकोस्कोपी, उसका प्लान है, शेड्यूल किया गया है। ठीक है, तो नर्स उसको टीच कर रहा है कि हमको ब्रोंकोस्कोपी प्लान के लिए हमको कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी और कौन सा इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देना है। ठीक है, तो कौन सा देना है, फूड एंड फ्लूइड विल विथहेल्ड एटलीस्ट फॉर एटलीस्ट 2 आवर्स, वार्म सलाइन गार्गिल विल बी डन 4 आवर्ली, और कॉफिंग एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल बी डन 2nd आवर्ली। सॉरी, ये भी 4 आवर्ली है, और ओनली आइस चिप्स एंड कोल्ड लिक्विड विल बी अलाउ इनिशियली। तो इसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हम पेशेंट को कोई भी फूड और लिक्विड अलाउ नहीं करेंगे, हम लोग का कितना 2 to 4 आवर के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का प्रायोरिटी नर्सिंग रोल। तो फूड और फ्लूइड हमको अलाउ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37. द क्लाइंट प्रेजेंट विथ सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग, 16 डायरियल स्टूल ए डे, सीवियर एब्डोमिनल पेन, tensions and dehydration. Because of these symptoms, the nurse should be alert for other problem associated with what disease. तो इसमें क्या का साइन सिम्टम दिया है, साइन सिम्टम दिया है कि पेशेंट को सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है। ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग के साथ साथ उसको डायरिया भी है, और क्या है, एब्डोमिनल 16 डायरियल पर डे हो रहा है, और एब्डोमिनल सीवियर एब्डोमिनल पेन भी है। ठीक है, तो इसका जो साइन सिम्टम है ये किसको इंडिकेट करता है, तो क्या क्या है, रेक्टल ब्लीडिंग, रेक्टल ब्लीड हो रहा है, उसके साथ सीवियर डायरिया भी हो रहा है। ठीक है, और एब्डोमिनल पेन हो रहा है, और ये डिहाइड्रेशन भी है। ठीक है, तो ये जितना भी सिम्टम्स इधर मेंशन किया गया है, ये सब हम लोग का अल्सरेटिव कोलाइटिस का साइन सिम्टम है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है, हम लोग का जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन होता है जिसके वजह से रेक्टल ब्लीडिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, डिहाइड्रेशन ये सब दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हम लोग का अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38. एन एडल्ट हैज जस्ट बीन ब्रॉट in by ambulance after a motor vehicle accident. When assessing the client, the nurse
would expect which of the following manifestation could have result from sympathetic nervous system stimulation। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक आरटीए का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में एक पेशेंट आया है इमरजेंसी में। ठीक है, तो जब हम एसेस करेंगे पेशेंट को तो कौन सा मैनिफेस्टेशन और कौन सा रिजल्ट इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने से क्या होता है, हम लोग का हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। ठीक है, तो यही जो ऑप्शन में है उसको ढूंढो, वही करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में है, दे दिया है रैपिड पल्स एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, डिक्रीज नेवा फिजियोलॉजिकल फंक्शन, रिजिड पोस्चर एंड अल्टर नहीं होगा, इंक्रीज अवेयरनेस एंड अटेंशन। तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होने से हम लोग का हार्ट रेट बढ़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ए नर्स इज परफॉर्मिंग सीपीआर ऑन ए एडल्ट पेशेंट, व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट इज लोकेटेड ओवर द। ठीक है, तो सीपीआर में हम लोग का एक एडल्ट पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं, तो हैंड का जो प्लेसमेंट है वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लोअर हाफ ऑफ द स्टेर्नम। ठीक है, एडल्ट में लोअर हाफ ऑफ द स्टेर्नम में हम लोग हैंड को प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, द क्लाइंट हैज क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम द नोज एंड ईयर आफ्टर ए हेड इंजुरी, हाउ कैन द नर्स डिटरमाइन इफ द ड्रेनेज इज सीएसएफ। तो एक हेड इंजरी का पेशेंट है, उसका ईयर में और नोज में क्लियर ड्रेनेज जा रहा है, तो नर्सिंग ऑफिसर कैसे डिटेक्ट करेगा कि वो सीएसएफ है। ठीक है, तो मेजर द पीएच ऑफ फ्लूइड, नहीं पीएच से हम लोग नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे सीएसएफ को। मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड, नहीं स्पेसिफिक ग्रेविटी से भी हम लोग नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि नाजल फ्लूइड भी है उसमें। लेकिन हम लोग का जो टेस्ट फॉर ग्लूकोज, ठीक है, अगर टेस्ट फॉर ग्लूकोज हम करेंगे तो हम लोग को डिटेक्ट हो सकता है सीएसएफ है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि नाजल का जो सिक्रेशन है उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं रहता है, तो आपको अगर ग्लूकोज उसमें आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि वो सीएसएफ है। और टेस्ट फॉर क्लोराइड भी नहीं है, तो ये जो सीएसएफ का पता लगाने के लिए हम लोग और एक टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं हैलो टेस्ट। हैलो टेस्ट, तो ये जो हैलो टेस्ट में क्या होता है, हम लोग एक पेपर लेते हैं, ठीक है, जिसको फिल्टर पेपर बोलते हैं। क्या, एक फिल्टर पेपर लेंगे और उसमें हम लोग जो सिक्रेशन आ रहा है, जो क्लियर फ्लूइड आ रहा है, उसमें हम लोग एक ड्रॉप लेंगे और उस पेपर में एक ड्रॉप क्लियर फ्लूइड जो नोज और हम लोग का ईयर से निकाल रहा है उसको ये फिल्टर पेपर में डालेंगे। ठीक है, तो ये फिल्टर पेपर में ये क्या होता है, फ्लूइड स्प्रेड हो जाता है और क्या होता है, एक हालो और डबल रिंग एपियर होता है। ठीक है, ऐसे डबल रिंग एक एपियर होता है जो कि इंडिकेट करता है हम लोग का सीएसएफ फ्लूइड को। ये जो फ्लूइड सेपरेशन हो रहा है, फ्लूइड कंपार्टमेंट, वो इंडिकेट करेगा सीएसएफ की प्रेजेंस को। इसको बोलते हैं हालो टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं, हालो टेस्ट। अगर हालो टेस्ट ऑप्शन में दिया है तो इसको टिक करना, नहीं तो ग्लूकोज टेस्ट में हम लोग पता लगा सकते हैं सीएसएफ का प्रेजेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 41, ए नर्स इज परफॉर्मिंग CPR ऑन एन एडल्ट पेशेंट। अच्छा, ये डबल दो क्वेश्चन दिया है। व्हेन परफॉर्मिंग चेस्ट कंप्रेशन द नर्स अंडरस्टैंड द करेक्ट हैंड प्लेसमेंट इज लोकेटेड ओवर द, ये भी लोअर हाफ ऑफ द स्टेनम है। दो क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है हम लोग का करेक्ट है। लोअर हाफ द स्टेनम में हम लोग हैंड प्लेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग CPR, चेस्ट कंप्रेशन के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच ऑफ दिस डिजीज कॉज प्रीडोमिनेंटली सेंसरी लॉस। तो इसमें से कौन सा डिजीज है जो हम लोग का सेंसरी लॉस कर सकता है, ठीक है। तो GBS, गुलियन बरे सिंड्रोम, डिप्थेरिया, लीड पॉइजनिंग और डायबिटीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो GBS जो है वो क्या कर सकता है, सेंसरी लॉस कर सकता है, पेरिफेरल सेंसरी लॉस कर सकता है। और ऑप्शन डी में जो दिया है डायबिटीज़, इसमें अगर डायबिटिक नेफ्रोपैथी रहता, ठीक है, क्या डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी अगर रहता तो ये मोस्ट कॉमन है सेंसरी लॉस का, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द एक्शन could aggravated the cause of flares of in a patient with pruritus। तो एक प्रूराइटस पेशेंट है, स्किन का एक इन्फेक्शन है, ठीक है, प्रूराइटस पेशेंट है। तो कौन सा एक्शन इसमें से वो जो प्रूराइटस है उसको एग्रावेट कर सकता है। तो स्लीपिंग इन कूल एंड ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट ये एग्रावेट नहीं करेगा, इसमें कंफर्ट मिलेगा पेशेंट को। डेली बाथ विद फ्रेगनेंट सोप, नहीं सोप यूज नहीं करना है, ये हम लोग अवॉइड करते हैं प्रूराइटस पेशेंट में, ठीक है। हम लोग पैराफिन बाथ लेते हैं। यूजिंग क्लोथेस मेड 100% कॉटन, ठीक है, ये भी कंफर्टेबल है। और इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो ये जो ऑप्शन ए है, सॉरी ऑप्शन बी है, ये करेक्ट आंसर है। ये क्या कर सकता है, जो अगर फ्रेगनेंट सोप से अगर पेशेंट बात करता है तो उसका जो कॉज जो एग्रावेट उसका जो सिचुएशन है प्रूराइटिस का वो एग्रावेट बढ़ सकता है और पेशेंट को तकलीफ हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स सी फास्ट। तो पेशेंट रिसीव किया और रिपोर्ट चेक करने के बाद कौन सा पेशेंट को फास्ट देखेगा, केयर करेगा नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है। तो पेशेंट इन सिकल सेल क्राइसिस विथ इनफिल्ट्रेटेड IV, ए पेशेंट विथ ल्यूकेमिया हु हैज रिसीव 1/2 यूनिट ऑफ पैक सेल्ट, ए पेशेंट शेड्यूल फॉर ब्रोंकोस्कोपी और ए पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ लीकिंग कोलोस्टोमी बैग, ठीक है। तो पेशेंट विथ ल्यूकेमिया है जो ब्लड एक लिया है तो उसको तुरंत ऑब्जर्व करने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड लिया है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो फास्ट विदिन 15 मिनट 20 मिनट में होता है। तो ये ऑलरेडी ले चुका है तो उसको इतना जल्दी एसेस करने का ज़रूरत नहीं है। तो पेशेंट विथ शेड्यूल फॉर ब्रोंकोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी भी शेड्यूल है तो उसको जाके तुरंत एसेस करने की ज़रूरत नहीं है। पेशेंट कंप्लेनिंग ऑफ लीकिंग कोलोस्टोमी बैग, कोलोस्टोमी बैग लीक हो रहा है तो उसको बाद में भी नर्सिंग ऑफिसर ठीक कर सकता है। लेकिन ये जो सिकल सेल पेशेंट है, ठीक है, सिकल सेल क्राइसिस हुआ है, ठीक है। तो क्राइसिस में क्या होता है, सीवियर पेन रहता है, ठीक है। क्या होता है, ये जो सिकल सेल क्राइसिस में पेशेंट को सीवियर पेन रहता है ड्यू टू RBC का जो शेप है वो ब्लॉक कर देता है ब्लड वेसल को, इसलिए एरिया में बहुत जोर पेन रहता है, सीवियर पेन रहता है। इसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग फ्लूइड मैनेजमेंट
आईवी फ्लूइड देते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट का ऑलरेडी सिकल सेल क्राइसिस है और वो भी क्या है, इनफिल्ट्रेटेड आईवी। ठीक है, क्या है, देखो ऑप्शन में है इनफिल्ट्रेटेड आईवी, इनफिल्ट्रेटेड आईवी मतलब जो आईवी लाइन है वो इनफिल्ट्रेशन हो गया है। मतलब जहाँ पे हम लोग का जो आईवी लाइन लगा हुआ है, सपोज ये हम लोग का कैनुला लगा हुआ है आईवी लाइन, तो ये वेन में नहीं है उसका प्लेसमेंट, और इसका जो फ्लूइड है वो नियरेस्ट टिश्यू में एक्यूमुलेट होकर इधर स्वेलिंग हो गया, उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। मतलब आपका ये जो लाइन है पेरिफेरल लाइन वो ख़राब हो गया है। ठीक है, तो उसी पेशेंट को हमको पहले ऑब्जर्व करना है, एसेस करना है और ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, बाद में हम लोग ये 3 पेशेंट को देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्स मस्ट नो दैट द मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम इज अवेलेबल। तो मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम जो है वो है हम लोग का वेंचुरी मार्क्स। वेंचुरी मार्क्स से कलर कोडिंग रहता है और उसी कलर कोडिंग के हिसाब से एक्यूरेट ऑक्सीजन हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेंचुरी मार्क्स के एक क्लास में हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कलर कोडिंग और कितना रेट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मैनिफेस्टेड बाय इंक्रीज इंट्राऑकुलर प्रेशर। तो इसमें से कौन सा कंडीशन में आईसीपी बढ़ता है, सॉरी आईसीपी नहीं, आईओपी इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है। तो कैटरेक्ट में नहीं बढ़ता है, कैटरेक्ट का एक वाइट ओपासिटी हो जाता है। कॉन्जक्टिवाइटिस में भी नहीं बढ़ता है, लेकिन ये जो ग्लूकोमा है इसके वजह से हम लोग का क्या होता है, आईओपी बढ़ता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और ग्लूकोमा का भी कौन सा टाइप का ग्लूकोमा से बढ़ता है, वो है हम लोग का ओपन एंगल ग्लूकोमा। ओपन एंगल ग्लूकोमा 2 टाइप का है, एक ओपन और एक क्लोज। तो ये जो ओपन एंगल ग्लूकोमा है ये कॉज कर सकता है हम लोग का इंक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर। सीजर के लिए कौन सा स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो है हम लोग का ईईजी। ठीक है, क्या है, ईईजी हम लोग करते हैं। ईईजी का जो फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी। ठीक है, ये क्या करते हैं, टू डिटेक्ट एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वजह से हम लोग को सीजर होता है। ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ईईजी करते हैं। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। और सिटी स्कैन एमआरआई ये हो गया हम लोग का, जो सिटी स्कैन एमआरआई ये हम लोग कुछ हेमरेज, ट्यूमर और कुछ अगर इस्चेमिया है, कुछ थ्रोम्बोसिस है ब्रेन के डेन में,
तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ब्रेन में CT स्कैन MRI करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ए मेजर गोल फॉर द क्लाइंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर ऑफ सीवियर बर्न इज टू प्रिवेंट हाइपोवोलेमिक शॉक, द बेस्ट इंडिकेटर टू एडिक्वेट फ्लूइड बैलेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो एक पेशेंट है, बर्न पेशेंट है, जिसको 48 आवर हो गया है। ठीक है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक प्रेजेंट है कि नहीं पता लगाने के लिए कौन सा इंडिकेटर है जो पता लगे कि जो हम लोग का जो फ्लूइड बैलेंस है वो एडिक्वेट हुआ है, उसका जो फ्लूइड जो इम्बैलेंस होता है हम लोग का बर्न पेशेंट में, तो एडिक्वेट फ्लूइड मेंटेन किया गया है, कौन सा पैरामीटर देखने से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो एलिवेटेड हेमाटोक्रिट लेवल नहीं, फ्लूइड देने से एलिवेटेड नहीं होता है। चेंज इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ये भी नहीं है। हम लोग का ऑप्शन बी जो है यूरिन आउटपुट 30 to 50 ml पर आवर जो है ये हम लोग का नॉर्मल है। अगर यूरिन आउटपुट नॉर्मल हो गया तो उसका फ्लूइड जो बैलेंस है वो एडिक्वेट हुआ है बोल के हमको पता चलेगा, और हाइपोवोलेमिक शॉक प्रिवेंट हो गया बोल के हम लोग पता कर सकते हैं। किसके माध्यम से? यूरिन अगर आउटपुट 30 ml से ज़्यादा आया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर द नर्स शुड टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट। हम लोग ये कैथेटर जो पुल नहीं होने के लिए हम कहाँ पे टाई करते हैं? हम लोग का अपर थाई में हम लोग टाई करते हैं कैथेटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, ए 55 years old male patient who is diagnosed with an enveloping myocardial infarction insists on going home. The nurse encouraged the patient to admitted because the great risks within the first 24 hour of sustaining MI। तो MI का एक पेशेंट आया जो हॉस्पिटल आया है, लेकिन वो घर जाने के लिए बोल रहा है, तो नर्सिंग ऑफिसर उनको क्या एडवाइस करे और उसको एडमिट होने के लिए क्यों बोलता है, उसका क्या रिस्क है MI का, जो एक्सप्लेन करना चाहिए पेशेंट को। ठीक है, तो जो फास्ट 24 आवर में जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर ऑन ट्रीट किया MI को, तो वो है हम लोग का कार्डियक अरेस्ट और सडन डेथ। ठीक है, अगर एक MI पेशेंट को फास्ट 24 आवर में ऑन ट्रीटेड कर दिया तो मे बी वो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और सडन डेथ हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्स हैज टू अप्लाई एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट टू ए न्यूबॉर्न चाइल्ड व्हिच एरिया ऑफ आई सी इज सपोज प्लेस इट। तो एक चाइल्ड में क्या कर रहा है नर्सिंग ऑफिसर, एरिथ्रोमाइसिन ऑइंटमेंट दे रहा है, तो आई का कौन सा पार्ट में उसको अप्लाई करेगा। तो हम लोग जब भी ऑइंटमेंट देंगे तो कहाँ पे देते हैं हम लोग, तो जो ऑइंटमेंट है वो देना है हम लोग का अंडर द आईलिड में। ठीक है, कहाँ पे? अंडर द आईलिड में। डायरेक्ट हम लोग कॉन्जेक्टिवा में नहीं देते हैं, तो अंडर द आईलिड में हमको ऑइंटमेंट देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ए नर्स इज कैरिंग ए एनीमिक पेशेंट, व्हाट फाइंडिंग शुड सजेस्ट हर दैट इट इज एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया। अगर ब्लड लॉस एनीमिया हो रहा है, तो अगर पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो रहा है तो हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करेंगे कि ये एक ब्लड लॉस एनीमिया है। ठीक है, कौन सा? अगर पोस्चुरल हाइपोटेंशन होता है, तो पोस्चुरल हाइपोटेंशन क्या है? अगर पेशेंट सोया है, ठीक है, तो जब भी बैठता है और खड़ा होता है तो उसका जो सिस्टोलिक बीपी है वो कम हो जाता है, उसको बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। कितना कम होता है? 10 to 20 mmHg।
ठीक है। सपोज अगर पेशेंट लेटा हुआ है और उसका बीपी अगर 120 है सिस्टोलिक, जब पेशेंट को बैठाते हो और अगर पेशेंट खड़ा होता है तब अगर उसका बीपी 100 हो जाता है तो हम उसी कंडीशन को बोलते हैं पोस्चुरल हाइपोटेंशन। ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? एक्यूट ब्लड लॉस। ठीक है। तो ब्लड का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा नहीं होने के वजह से ये होता है, इसको बोलते हैं एक्यूट ब्लड लॉस एनीमिया को ये इंडिकेट करता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोस्चुरल हाइपोटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। 30 years old patient has an ulcer of a lateral malleus. Nurse caring for this patient understand the pain of the patient is due to। तो लेटरल मेलियस मतलब हम लोग का जो पैर होता है, ठीक है। तो ये एरिया है हम लोग का, ठीक है, पैर का, ये एरिया में क्या हुआ है? अल्सर हो रहा है। ठीक है। तो ये किसको इंडिकेट करता है? तो ये जो एरिया में अल्सर होता है ये हम लोग का इस्चेमिया को, अगर इस्चेमिया हो रहा है तो क्या होता है? इस एरिया में अल्सर होता है क्योंकि उधर का जो वेन होता है ड्यू टू थ्रोम्बोसिस। इस्चेमिया क्यों होगा? थ्रोम्बोसिस के वजह से, ठीक है, थ्रोम्बोसिस फॉर्मेशन के वजह से उस एरिया में प्रॉपर वेनस रिटर्न नहीं होगा, ब्लड नहीं मिलेगा, तो उसी एरिया में इस्चेमिया होके हम लोग का अल्सर होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इस्चेमिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट ब्रिंग ए टोडलर एक पेरेंट brings a toddler age 18 month to the clinic for a regular checkup. When palpating the toddler fontanelle, what should the nurse expect to find? तो क्वेश्चन में बोला है कि एक पेरेंट्स एक बच्चा को लेके आया है 18 मंथ ओल्ड का, तो अब लोग नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहा है? उसका फोंटानेल को पल्पेट कर रहा है। तो कौन सा फाइंडिंग उसको एक्सपेक्ट मतलब मिलना चाहिए? ठीक है। तो 18 मंथ का टोडलर चाइल्ड है, ठीक है। तो हम लोग का जो फोंटानेल है वो दो होता है, एक एंटीरियर फोंटानेल और एक पोस्टीरियर फोंटानेल। एंटीरियर फोंटानेल कब क्लोज होता है? ये 6 वीक में क्लोज होता है। और पोस्टीरियर कौन फोंटानेल 18 मंथ में क्लोज होता है। ठीक है। ठीक है। क्या 6 to 18 मंथ में पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज होता है। तो 18 मंथ में आया है तो मैं ये दोनों क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है। अगर पाल्पेट कर रहे हैं तो आपको ये क्लोज मिलना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है। क्लोज एंटीरियर फोंटानेल एंड पोस्टीरियर फोंटानेल, क्लोज एंटीरियर एंड ओपन पोस्टीरियर फोंटानेल, नहीं ये क्लोज होना चाहिए। ओपन एंटीरियर फोंटानेल एंड क्लोज पोस्टीरियर फोंटानेल, नहीं ओपन नहीं होना चाहिए एंटीरियर फोंटानेल, क्लोज एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फोंटानेल, बोथ इधर क्लोज दिया है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 50। ए 1 year old child present to the OPD with a history of short stature, tiredness and constipation. Examination reveals a palpable goiter. Serum T4 was decreased and TSH level were increased. Which is the most probable diagnosis? ठीक है। तो 1 year का एक बच्चा आया है, ठीक है, शॉर्ट स्टार्टर, उसका हाइट कम है, जितना होना चाहिए नहीं हुआ है ग्रोथ, और टायर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है। क्या क्या है? शॉर्ट स्ट्रेचर,
टायर्डनेस और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और जब एग्जामिनेशन किया पाल्पेबल क्या था, गोइटर प्रेजेंट हुआ। और हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में क्या है, T4 डिक्रीज है, TSH इंक्रीज है, ठीक है। तो हम लोग को ये देख के डायग्नोसिस करना है, पहला है T4 कम है और TSH ज़्यादा है। तो एक्चुअली क्या होता है हम लोग का, जब T3 और T4 जब कम होता है और TSH जब बढ़ता है उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। क्यों हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, क्या होता है हम लोग का जो हाइपोथैलेमस है, ये हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी में एक हार्मोन सिक्रेट करता है, थायराइड ट्रोपोनिन हार्मोन, ठीक है। ये कहाँ पे आता है, हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी में। ये एंटीरियर पिट्यूटरी फिर से क्या करता है, हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोग का थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड में सिग्नल देता है T3 T4 को सिक्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो जब T3 T4 सिक्रेशन नहीं होता तब क्या होता है, थायराइड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन कम हो रहा है तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट कर रहा है। तो ये T3 T4 सिक्रेशन नहीं हो रहा है बोल के थायराइड का हार्मोन बढ़ा रहता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है हम लोग का, ये 1 साल का बच्चा है और उसका थायराइड जो बढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो इधर हाइपोथायरॉयडिज्म में कुछ ऑप्शन नहीं है, तो सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म, ये सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। कॉन्जेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें बोला है डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन क्या है, ये जो नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, नहीं ऐसा नहीं होता है, नॉर्मल नहीं है डिप्रेशन, ठीक है। इट्स नॉट ए नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग, हाँ ये सही है। इंक्लूड सिम्टम्स सच एज लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सैडनेस, वेट लॉस एंड ब्रेथनेस फीलिंग, ये भी सही है। डिप्रेशन में ये सब सिम्टम्स दिखाई देता है। ऑप्शन में बोथ बी एंड सी दिया है, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द साइकेट्रिक यूनिट ऑफ ए लोकल हॉस्पिटल विथ क्रोनिक अनडिफरेंशिएटेड schizophrenia. During the next several days, the client is seen laughing, yelling, and talking to herself. This behavior is characterized of. तो एक पेशेंट एडमिट हुआ है जिसको अनडिफरेंशिएटेड schizophrenia डायग्नोसिस करके एडमिट हुआ है। तो कुछ दिन के बाद पेशेंट खुद से बात कर रहा है, हंस रहा है, ठीक है, और कुछ ना कुछ बोलता रहता है। तो ये किसका, ये जो बिहेवियर है किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो डिल्यूजन नहीं है। डिल्यूजन में क्या है, हम लोग ने देखा है डिल्यूजन एक
फॉल्स अनसेकेबल बिलीफ को हम लोग डिल्यूजन बोलते हैं। लूज ऑफ एसोसिएशन का मतलब ये भी एक थर्ड डिजॉर्डर है। ठीक है, क्या होता है, मतलब पेशेंट एक स्टोरी बोल रहा होगा, ठीक है, और बीच में एक नया स्टोरी बोल देगा। ठीक है, तो इसको जो हम लोग जो आइडिया है वो एक आइडिया से दूसरा आइडिया को शिफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं लूज ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है इल्यूजन। इल्यूजन तो पता है हम लोग को, एक जब इल्यूजन क्या होता है, एक ट्रू स्टिमुली को हम लोग फॉल्स परसेप्शन करते हैं। ठीक है, जैसे यूनिवर्सल हम लोग एग्जांपल जो है एक अम्ब्रेला को या स्टिक को हम लोग स्नैक समझते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है हेल्यूसिनेशन है, तो हेल्यूसिनेशन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, हेल्यूसिनेशन का में भी पेशेंट को ऑडिटरी हो रहा है, वो बात कर रहा है खुद से, ऑडिटरी हो रहा है, लाफिंग हो रहा है, येलिंग हो रहा है, तो ऑडिटरी नहीं तो उसको विजुअल हेल्यूसिनेशन कुछ हो रहा है जिसके वजह से वो खुद बात कर रहा है, उसको लग रहा है कि कोई मेरे सामने है जो बात कर रहा है। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हम लोग का हेल्यूसिनेशन का। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। A client with chronic schizophrenia who takes neuroleptic medication is admitted to the psychiatric unit. Nursing assessment reveals rigidity, fever, hypertension, and diaphoresis. This finding suggests which life-threatening reaction. तो एक पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया पेशेंट है, जो न्यूरोलेप्टिक मेडिसिन ले रहा है, उसका एक साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है। क्या क्या? रिजिडिटी, फीवर्स हो रहा है, हाइपरटेंशन है और डायफिरोसिस हो रहा है। ये जो फाइंडिंग है ये एक लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन है, उसको बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन सी न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ये जो टार्डिव डायकिनेसिया है ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है। ठीक है, और मतलब हम लोग जो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन लेते हैं तो उसके एक साइड इफेक्ट की वजह से एक लिम्ब नहीं तो फेस का कोई एक मतलब बॉडी का कोई पार्ट का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट होना को टार्डिव डायकिनेसिया बोलते हैं। और आकास्थेसिया मतलब एक पेशेंट मतलब एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रह सकता, नहीं तो वो कभी खड़ा हो जाता है, कभी बैठता है, कभी चलता है, मतलब एक जगह पे कांस्टेंट नहीं होने को बोलते हैं आकास्थेसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। व्हेन टीचिंग ए पेशेंट हु हैज ए डायग्नोसिस ऑफ सिजोफ्रेनिया अबाउट सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग इन द कम्युनिटी, ए नर्स शुड एनकरेज द पेशेंट टू। तो एक सिजोफ्रेनिया पेशेंट है, ठीक है, तो उसको एक सक्सेस लाइफ लीड करने के लिए कम्युनिटी में हम क्या टीच करेंगे, पेशेंट को कैसे एनकरेज करेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एस्टैब्लिश ए स्ट्रक्चर डेली रूटीन। ठीक है, वो एक डेली रूटीन मेंटेन करके अगर रहेगा तो एक सक्सेस इंडिपेंडेंट लिविंग कम्युनिटी में मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। द ड्रग्स विच इज यूज टू क्रिएट एवर्सन इन अल्कोहल इंडिपेंडेंट। तो अल्कोहल इंडिपेंडेंट को दूर करने के लिए, रिवर्ट करने के लिए हम लोग जो ड्रग्स यूज होता है वो है हम लोग का डाइसल्फिराम। ठीक है, डाइसल्फिराम हम लोग का ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्कोहलिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। बेस्ट टाइम टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी। बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी इज। तो कम्युनिटी में हम लोग को अगर आयरन डेफिशिएंसी चेक करना है तो हम लोग सीरम फेरेटिन के माध्यम से ये बेस्ट हम लोग का टेस्ट है जो आयरन डेफिशिएंसी को पता लगा सकते हैं कम्युनिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62।
inadequate intake by the pregnant woman, which vitamin can cause neural tube defect? तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए हम लोग का जो फोलेट है, अगर फोलेट इनएडिक्वेट फोलेट हुआ है वह उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोलिक एसिड। ठीक है, कहाँ पे है? ऑप्शन ए फोलिक एसिड, व इसको फोलेट भी बोलते हैं और विटामिन B9 भी बोलते हैं। ठीक है, तो फोलिक एसिड ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 63 ह्यूमन मिल्क रिच इन ऑल एक्सेप्ट। तो ह्यूमन मिल्क में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई मिलता है, लेकिन हम लोग का जो आयरन है ये प्रेजेंट नहीं मिलता है। ऑप्शन सी, आयरन के साथ साथ हम लोग को ह्यूमन मिल्क में विटामिन डी, ठीक है, आयरन, विटामिन डी, आयरन और हम लोग का जो विटामिन के है ये प्रेजेंट नहीं रहता है ब्रेस्ट मिल्क में। ठीक है, ये हमको बाहर से डाइटरी प्रोडक्ट में लेना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 इन HIV मैक्सिमम रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बाय। HIV जो मैक्सिमम रिस्क होता है वो होता है हम लोग का होमोसेक्सुअल। ठीक है, होमोसेक्सुअल में हम लोग का मैक्सिमम रिस्क होता है ट्रांसमिशन HIV का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 व्हिच इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ कॉपर टी एमंग द फॉलोइंग। तो कॉपर टी का जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट है वो है ब्लीडिंग। ठीक है, क्या होता है? कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट जो है वो है ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MTP कैन बी डन अप टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हम लोग कब तक करते हैं? अप टू 20 वीक्स। ठीक है, अभी इसका टाइम बढ़ गया है, 24 तक है। अगर एक मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा कर रहे हैं तो 24 वीक्स तक भी सब माना गया है। तो ये ऑप्शन में 20 जो है इसका करेक्ट आंसर है। हम लोग अप टू 20 वीक तक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स जो फुल फॉर्म है वो हम लोग ट्यूबरकुलोसिस में यूज करते हैं। ठीक है, किसमें? ट्यूबरकुलोसिस में हम लोग यूज करते हैं। और लेप्रोसी के लिए हम लोग MDT देते हैं। क्या देते हैं? MDT देते हैं। तो ऑप्शन 67 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 फ्रेशली प्रिपेयर ORS सॉल्यूशन शुड नॉट बी यूज आफ्टर। अगर एक बार एक ORS सॉल्यूशन यूज कर रहा है तो उसको विदिन 24 आवर में हमको यूज करना है। तो हम लोग का डी जो है ये है करेक्ट आंसर, विदिन 24 आवर में ORS सॉल्यूशन फ्रेश यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन विल इंडिकेट दैट ए यंग चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम सीवियर निमोनिया। तो एक चाइल्ड को सीवियर निमोनिया हुआ है तो कौन सा साइन इंडिकेट करता है सीवियर निमोनिया को? ठीक है, तो चेस्ट एनरोलिंग जो है वो इंडिकेट करता है हम लोग का सीवियर निमोनिया को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 ए पेशेंट गिव्स ए हिस्ट्री दैट शी हैज मिस्ड ए सिंगल डोज ऑफ हर कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल यू एडवाइस हर। तो अगर एक फीमेल अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रहा है तो जो डोज में ले रहा है और जो टाइम में ले रहा है वही टाइम मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो एक डोज मिस हो गया है, ठीक है, तो क्या करना है? जिस दिन मिस किया है उसको हम लोग एक्चुअली एडवाइस करते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल जो मिसिंग डोज है उसको लेना है और वो जो कंटिन्यू रेस्ट जो है वो उसको उसी टाइम में कंटिन्यू करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, टेक 2 pills द नेक्स्ट डे एंड कंटिन्यू विद द कोर्स। नहीं, हम 2 pills नहीं लेते हैं एक दिन में, हम उसको बोलेंगे कि वो कोर्स
अगर पूरा भूल गया है तो उसका जो कंटिन्यू जो है रेस्ट वो मेडिसिन कंटिन्यू करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट फ्रॉम आईएम इंजेक्शन साइट। तो आईएम इंजेक्शन साइट में कौन सा फैक्टर हम लोग का जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर में अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन रेट। तो हम लोग का एक क्वेश्चन में हम लोग जो जेड ड्रग इंजेक्शन में डिस्कस किए थे, तो वो है ऑप्शन डी, ब्लड फ्लो टू द इंजेक्शन साइट। अगर ब्लड फ्लो एडिक्वेट हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन ठीक ठाक होगा, अगर एडिक्वेट नहीं है तो वो एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा। तो ये ब्लड फ्लो फैक्टर मैटर करता है ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन के लिए इन आईएम इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग्स दैट इंक्रीज बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। हम लोग का जो ऑप्शन बी जो है एफेड्रिन, इसको स्यूडोफेड्रिन भी बोलते हैं, ये ड्रग्स है जो क्या करता है हम लोग का बहुत सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी को बहुत टाइम तक बढ़ा के रखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।